नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका उषा प्रियंबदा जी की कहानी झूठा दर्पण। तो आइए सुनते हैं कहानी। अमृता ने दोनों किताबें भूरे कागज में लपेटकर बांध दी। डोरी में गांठ लगाते हुए उसके हाथ ठिठक गए और उसकी दृष्टि खाली कमरे को पार कर दूर देख उठी। सघन अशोक वृक्षों की टहनियां कांप रही थीं और हवा के हर झोंके पर दो एक पीले कनेर नीचे गिर जाते थे। बाहर बैठा हुआ बढ़ई लकड़ी की पेटियों में सधे हुए हाथों से आखिरी कील ठोक रहा था। मम्मी शायद इन पेटियों को उस कमरे में रखवा दें जहां फालतू सामान भरा हुआ है। धीरे धीरे सीलन उनमें भिदती जाएगी और बंद किताबों के पृष्ठ अपने आप पीले पड़ते जाएंगे। उस कमरे में विगत वैभव के कितने ही प्रतीक थे। बाबा के हाथ का हौदा, महफिल में बिछने वाली दरियां, रंग महल के झाड़ फानूस, उसके साथ आदित्य का टूटा स्टेथोस्कोप और अब अमृता की किताबें। अमृता ने कागज खोलकर एक बार फिर उन किताबों को उल्टा पलटा। कितनी ही कड़वी मीठी स्मृतियां उनसे संबंधित हैं। बिबिया का सारे कुशन कारपेट इकट्ठे कर उन पर बैठ जाना, यति का पैर फैलाकर सेटी पर लेटना और खिड़की के सीखचे पकड़कर बेम्बी का मीरा की गोद में उछलना। अब यह घटनाएं स्मृति में अंकित होकर रह जाएंगी। अवकाश के क्षणों में अमृता जब कभी यह याद करेगी तो उसे यह चेहरे उतने ही धूमिल से लगेंगे जितना धूमिल आज कुंवर का चेहरा है। पिछले कई दिनों से उसने बार बार कुंवर की मुखाकृति याद करना चाहिए है, पर वह पकड़ में न आकर अलग ही रही है, मात्र छाया। सुबह सुबह ही सत्यभामा जी का फोन आया था। हंसकर बोली थी, तुम्हारा ही काम करने जा रही हूँ। परसों शाम के लिए तुम्हारे लिए फूलों के आभूषण बनवाने हैं। इन लोगों के यहाँ नई बहू को पहली रात फूलों के गहने पहनाने का चलन है। अमृता ने रिसीवर रख दिया। उसे लग रहा था कि सत्यभामा जी किसी और की बात कर रही हैं। यह भीड़ भाड़ और चहल पहल किसी और के निमित्त है। अमृता तो अलग थलग है। वह तो स्मृतियों की गहराइयों में डूब कर रह गई है, संवेदनाओं की गोधूली में भटक रही है। सत्यभामा जी ने पार्टी दी थी। कोई खास बात न थी, बस ऐसे ही, जिसमें उबे हुए पुरुषों ने बिजनेस, ब्रिज और क्लब की बात की थी। सजी संवरी स्त्रियों ने एक दूसरे की साड़ियों के दाम भांपने की चेष्टा की थी। छिटपुट बातें और अनुपस्थित लोगों की निंदा की थी। अमृता मम्मी के चलने की प्रतीक्षा में थी। सत्यभामा जी ने आकर कहा, यह कुंवर हैं मीनू, मेरे देवर लगते हैं। अमृता ने बिना किसी रुचि के कुंवर के नमस्कार का जवाब दे दिया। नए व्यक्तियों से परिचय उसे बड़ा ही उबाने वाला लगता था और उतने ही उबाने वाले वह प्रारंभिक प्रश्न। अमृता को लगातार उद्यान की ओर देखते हुए कुंवर ने पूछा, आप गार्डनिंग में रुचि रखती हैं? जी नहीं, उससे भी कुछ अपेक्षित है, यह अनुभव कर अमृता ने पूछा। आप? थोड़ा बहुत, कुंवर ने उत्तर दिया। अमृता ने सोचा कि उसे बताए कि वह आजकल एक नई भाषा पढ़ रही है, पर यति का ध्यान आते ही उसके अंदर दीप सा जल उठा। तभी मम्मी आई। कुंवर को अमृता के पास खड़ा देख वह मुस्कुराई और रास्ते भर कुछ सोच सोच कर मुस्कुराती रही। उसके बाद कई बार कुंवर दिल्ली आया और हर बार सत्यभामा जी ने अमृता को बुलाया, पर वह नहीं गई। और कल का दिन और उसके बाद का दिन और फिर एक के बाद एक कितने ही दिन। जीवन। कुंवर का चेहरा यदि स्पष्ट भी होता तो क्या होता? कुंवर को अच्छी तरह जानती होती तब भी उसके अंदर यही डूबती सी भावना होती, क्योंकि किताबों की पेटियों में कीलें ठुकती और बिबिया, यति, मीरा और बेम्बी सभी को छोड़ना पड़ता। किचनर रोड की कोठी में इस समय बड़ी चहल पहल होगी। डैडी ड्रेसिंग गाउन पहने, हाथ में सिगरेट का टिन पकड़े इंतजाम कराते घूम रहे होंगे। बल्ली मारा वाली मौसी सपरिवार सुबह से ही आ गई होंगी और मम्मी से उनकी चकचक आरंभ हो गई होगी। उसी भीड़ भाड़ में सुंदर नगर वाली बुआ का ड्राइवर रुकमन से फ्लर्ट कर रहा होगा।
संबंधियों के मन में बड़ा उत्साह है अमृता के विवाह का, और इस अवसर पर कई बरस से अलग रहते मम्मी और डैडी भी इकट्ठे हो गए हैं। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं, फिर भी राय पूछे बिना काम नहीं चलता। अभी डैडी का अधिक से अधिक धन खर्च करवाने पर तुली हुई है मम्मी। डैडी के आनाकानी करने पर खानदान में हुई अन्य शादियों का हवाला देने लगती हैं। सब अपने में व्यस्त हैं और सत्यभामा जी चकरघिन्नी की तरह दोनों परिवारों के बीच नाच रही हैं। विवाह में सहूलियत हो इसलिए कुंवर के परिवार वाले भी दिल्ली आ गए हैं, और इसलिए सत्यभामा जी की पोजीशन बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। कुंवर उनका देवर, अमृता उनके बिजनेस पार्टनर की लड़की। बीच बीच में मम्मी से भी खुसफुस, अरे घबराती क्यों हो, इतना मिलेगा अमृता को कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। और अमृता को अपनी कॉटेज याद आती है, वह जाड़े की रातें जब हल्के पीले सेट में रुकमन सबको कॉफी देती थी। खिड़की के पास बेम्बी को थामे बैठी मीरा अमृता और यति को कौतुक भरी आंखों से देखती हुई। कुशन को तोड़ मरोड़ कर सिर के नीचे लगाकर यति सेटी पर लेट जाता था। उसके पैर बाहर निकले रहते थे और उसी तरह बड़े आराम से लेटे लेटे किताब पढ़कर अमृता को शब्दों का उच्चारण और अर्थ बताता जाता और वह कॉपी में लिखती जाती। बिबिया मौका पाकर बुक शेल्फ से किताबें निकालकर भूमि पर पटकने लगती। नहीं बिबिया, अमृता के मना करने पर वह दुष्टता पूर्वक हंसती और फिर मेज पोश खींच लेती और मेज पर रखा मनी प्लांट का तांबे का गमला नीचे आ गिरता। मीरा, तुम बिबिया को जरा भी नहीं देख सकती, देखो कितना उत्पात करती है। यति चीखता और जब तक अमृता उठे बिबिया भागकर कबाड़ में छिप जाती। अमृता ने उखड़ आए मनी प्लांट को फिर से मिट्टी में खोसा और मेज पोश बिछाकर गमला रखा। अमृता कितनी नफासत पसंद है, उसकी हर वस्तु अपने स्थान पर सजी रखी रहती है। बिबिया के उत्पात से उसके मन में खीज अवश्य होती होगी। यह जानकर यति ने कहा, इस लड़की ने न जाने किसकी विध्वंसात्मक प्रवृत्ति पाई है। तुम्हारी और किसकी? मीरा ने कुड़कर कहा। बस बस, अमृता ने बीच बचाव किया और मीरा बेम्बी को ऊंचा ऊंचा उछालने लगी। पटक दो ना जमीन पर अगर इतना गुस्सा आ रहा है। क्या है यति, चुप रहो ना, बच्ची है, शैतानी तो करेगी ही, उसमें मीरा पर क्यों बिगड़ रहे हो? अमृता ने कहा। पर गृह युद्ध का सूत्रपात हो जाता। आगे आगे सोते बेम्बी को कंधे से लगाए लंबे कदम रखता हुआ यति और पीछे मुंह फुलाए मीरा। बेमनस्क अमृता खिड़की से उन्हें जाते देखती और एक उसांस लेकर वापस लौट आती। ऐसे क्षणों में उसका मस्तिष्क और पीछे चला जाता, 4 वर्ष पहले, जब मीरा और यतीन्द्र का विवाह नहीं हुआ था। इस आयु में मम्मी और डैडी के अलग हो जाने से अमृता के दिल पर खरोंच सी पड़ गई थी। अमृता का जब तक विवाह न होगा तब तक वह वैधानिक रूप से अलग न होंगे। यह निर्णय उन्होंने अमृता के कारण ही लिया था। उन दोनों में मतभेद तो सदा रहा, पर उनके अलग हो जाने की कल्पना उसने कभी न की थी। जवान डॉक्टर पुत्र की मृत्यु के बाद से मम्मी टूट सी गई थी। डैडी अब भी आकर्षक थे और हमेशा चुनकर खूबसूरत सेक्रेटरी रखते थे। यह बात नहीं कि मम्मी में कोई दोष था, फिर भी, और अमृता अपने को दोषी ठहराती। यदि वह न होती तो मम्मी पहले ही डैडी से अलग हो जाती और जीवन के छिन्न सूत्रों को उसी प्रकार संवार लेती। अब तो उनका जीवन हर प्रकार से रिक्त हो गया था और अमृता के जीवन में अचानक जो दरार पड़ गई उसने उनके विश्वास को तोड़ दिया। अमृता, तुम शादी कर लो, मीरा ने एक बार कहा था। ऐसे संबंधों पर मेरी आस्था नहीं रही मीरा, विवाह बहुत कुछ मांगता है। मुझमें न कोई चाव बचा है न अरमान। ऐसे ही रहती आई हूं, ऐसे ही रहूंगी। अब इस आयु में मुझसे दुल्हन नहीं बना जाएगा। अमृता थोड़ा सा हंसी। अपने को ही देखो, क्या तुम्हारे वह रुपहले सुनहले स्वप्न बदरंग नहीं हो गए? बिबिया बेम्बी, नई नई परेशानियां, गिरता हुआ स्वास्थ्य और तुम्हारे ही शब्दों में यति सा कुतर्की पति। मीरा एक क्षण को चुप हो गई।
तू जिंदगी को एक झूठे दर्पण में देख रही है अमृता। यह आवश्यक नहीं कि जो मम्मी और डैडी में हुआ वही तेरे साथ हो। और रहे मेरे स्वप्न, मेरा ही दोष था। मैंने जिंदगी को बहुत रोमांटिक दृष्टि से देखा था। तुझे यति की तरह के व्यक्ति से विवाह करने की आवश्यकता नहीं। किसी ऐसे पुरुष से कर जो तुझे धन दौलत और प्रतिष्ठा दे सके, जैसे वह हैं सत्यभामा के कुंवर। लोहे के उस कारखाने में मैं घुटकर मर जाऊंगी। धन दौलत में कोई घुटकर नहीं मरता, मीरा ने बेम्बी के कपड़े तह करते हुए कहा। अमृता ने बाहों से घुटने बांध लिए और कहा, सच बात तो यह है मीरा कि अगर यति सा कोई पुरुष मुझे मिले तो मैं चट से शादी कर लूं। मीरा ने रुककर देखा कि अमृता की बात में कितना परिहास है, पर उसके मुख से वह कुछ अंदाजा न लगा पाई। बात को परिहास के रूप में ही लेते हुए मीरा ने कहा, बड़ी आई यति वाली। यति के साथ 24 घंटे रहना पड़े तो पता चले। मां से डांट खाकर बिबिया अमृता के पास भागती है, उसकी गोद में दुबक जाती है। इवनिंग क्लासेस से थका यति अमृता के कॉटेज में चैन पाता है। 2 कमरों के घर में हर जगह बेम्बी और बिबिया की चीजें बिखरी रहती हैं। पीछे बरामदे में बेम्बी के भीगे महकते नैपकिन, गुसल खाने में बच्चों का बाथ टब, कमरे के कोने में बच्चों की पेरेम्बुलेटर। बिना बाल संवारे, बिना कपड़े बदले मीरा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। कहीं चलने के समय 80 रुपए की साड़ी के साथ मीरा छींट का बिना आयरन किया हुआ ब्लाउज पहन लेगी। एक गाल पर पाउडर का धब्बा, बिंदी टेढ़ी और लिपस्टिक बेपरवाही से लगाए जाने के कारण होठों की प्राकृतिक रेखा के बाहर फैली हुई। यति के माथे पर शिकन पड़ जाएगी और उसके होंठ भिंच जाएंगे। अमृता भी यह सब देखती है, मीरा को टोकती भी है। अरे, अब मैं 2 बच्चों की मां हुई, इन सब बातों की मुझे फुर्सत नहीं है, मीरा का उत्तर होता है। अकारण मार खाई बिबिया की बाहें जब उसके गले में होती हैं, यति जब थकी और सिनिकल बातें करने लगता है तो अमृता को डर सा लगता है। क्या मीरा नहीं समझती कि बिबिया कभी बेम्बी को बड़ी बहन का स्नेह न दे सकेगी, कि यति शायद कहीं भटक जाए। बिबिया को अमृता दुलार पुचकार लेती है, पर यति किसी दिन अकस्मात भटक जाएगा, दूर हो जाएगा, तब मीरा सीना पीट पीट कर पुरुष जाति को बुरा भला कहेगी। अपने वह सब त्याग गिनाएगी जो कि उसने यति के लिए किए थे। और विवाह के एक दिन पहले अमृता को कुछ वर्ष पहले की एक रात याद आ गई। वह मीरा के साथ रहती थी और मीरा की शादी नहीं हुई थी। मीरा के कमरे में यति का बड़ा सा फोटो रखा था, सहज और हंसमुख प्रकृति वाला यति, जिसकी आंखों में गरमाई थी और बोलने में अजीब सी अलसता। लंबा और दुबला, पर साथ ही अपूर्व शक्ति का परिचय देता हुआ। रुकमन ने मीरा और अमृता की चारपाइयां खुले में बिछाई थीं। बिस्तर ओस से गीले थे। अमृता को मीरा के चेहरे का वह भाव नहीं भूलता। मीरा ने कहा, हमने निश्चय कर लिया है कि हम इन्हीं छुट्टियों में विवाह कर लेंगे। मुलायम तकिए में कोहनी गड़ाए लेटी अमृता मीरा को देखती रही। आंगन के पीछे दीवार की लता सफेद और लाल फूलों के भार से झुक गई थी और उनकी सुगंध चारों ओर मंडरा रही थी। यति का तो कोई भी नहीं, बड़ी बहन ने पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे पेरेंट्स यति को पसंद नहीं करते। वह कहते हैं कि हमारी बैकग्राउंड भिन्न है। मैंने कभी रुपए की परवाह नहीं की, घर चलाना मुझे नहीं आता। फिर फादर कहते हैं कि विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए आगे क्या चांस है। असल में यति जब फ्रांस से लौटा तो विभाग में कोई जगह न थी। फ्रेंच पढ़ाने की पोस्ट थी, ग्रेड 1 ही था। यति ने वही स्वीकार कर ली। मीरा के चेहरे का सांवलापन चांदनी में धुलकर बड़ा लुभावना लगने लगा। ढीले बालों की चोटी का सिरा खोलते गूंथते मीरा ने कहा, मुझे तो अमृता कभी कभी बड़ा डर लगता है। अमृता को लगा कि इस तरह बैठे बैठे वह थक गई है। वह लेट गई और खुली बाहों पर चादर के भीगे ठंडेपन से रोए उठाए। मीरा सो गई, पर अमृता देर तक जागती रही। यति, मीरा, डैडी और मम्मी और वह कल्पना मूर्ति
जो उसने बचपन से संजोई थी, अचानक ही स्पष्ट हो गई और उन आंखों की गरमाई बड़ी पहचानी पहचानी सी लगने लगी। अमृता को उपहार में क्या दिया जाए, इस पर मीरा और यति में बहुत बहस हुई थी। बिबिया के रिबन से खेलती अमृता ने उस बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया। मीरा उसे प्रेशर कुकर देना चाहती थी, पर यति का कहना था कि वह ऐसी अनरोमांटिक चीज नहीं देगा। यह लड़की स्वयं बड़ी अनरोमांटिक है, नहीं तो जिसे केवल एक बार पार्टी में देखा उससे विवाह करने को तैयार हो जाती। बड़ी भोली बनती है, बड़ी आज्ञाकारिणी। जो डैडी की इच्छा हो करें। डैडी किसी साधारण से पुरुष से शादी ठहराते, तब हम देखते कि यह कैसे करती। मीरा के मन में अमृता के प्रति बड़ा आक्रोश था। अच्छा तो है, एक आध पंखा, साइकिल और अलमारी वगैरह हमें भी मिल जाएगी, यति ने हंसकर कहा। पर उसकी आंखों में खोयापन सा था, कुछ परेशानी, कुछ उलझन। अमृता ने एकाएक विवाह की स्वीकृति कैसे दे दी? यह बात यति और मीरा के लिए पहेली सी बन गई थी और अमृता कुछ हताश, कुछ खोई हुई सी थी। उसे यही मलाल था कि यति भी उसके मन की गांठ नहीं पकड़ सका। कुंवर से विवाह की स्वीकृति देकर उसने अपने को पूर्ण रूप से अदृश्य पर छोड़ दिया था और उसकी मनः स्थिति ऐसे प्राणी की सी थी जो कि अपनी नौका में धीरे धीरे पानी आता देख रहा हो और फिर भी चुपचाप बैठा हो, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह पता है कि इससे लड़ना बेकार है। विवाह में क्या उपहार मिले, कैसी साड़ियां खरीदी जाएं, क्या दिया जाए, यह उसने पूर्ण रूप से औरों पर छोड़ दिया था। उसके मन में एक छिपी हुई आशा थी कि शायद यति समझे। ऐसे कब तक चलेगा? अमृता ने यति से पूछा। क्या? यति खिड़की के बाहर देख रहा था। मीरा बच्चों को लेकर पिता के पास चली गई थी और अमृता को बिबिया की बहुत याद आ रही थी। यही तुम्हारी नाराजी? जाकर मीरा को ले आओ ना। अमृता सैटी के एक किनारे बैठी थी। उसकी गोद में किताब खुली हुई थी और उसके अनुरोधपूर्ण नेत्र यति पर थे। मीरा को क्यों नहीं समझाती? समझाया तो, पर वह तो हठीली है, नहीं मानती। तुम तो वैसे नहीं हो। हूं, बहुत हठीला हूं। तुम नहीं जानती अमृता, पर मीरा ने मुझे तोड़ दिया है। मेरा विश्वास उठ गया है। अब मैं सोचने लगा हूं कि यदि मैं किसी अपढ़ निर्धन लड़की से शादी करता तो सुखी रहता। उसके अंदर वे इच्छाएं, हसरतें न होती जो मेरे धनाभाव से मीरा के अंदर घुटकर मर गईं। मीरा ने तुम्हारे लिए बहुत किया है यति, अमृता ने मृदु स्वर में कहा। यति ने झटके से खिड़की पर पर्दा डाल दिया। फिर उसने पास आकर हाथ से किताब नीचे गिरा दी और नीचे बैठकर अपना मुख अमृता की गोद में छिपा लिया। अमृता स्तब्ध रह गई। उसकी भीत दृष्टि ने चारों ओर देखा। खिड़कियों पर पर्दे पड़े थे, द्वार बंद था। कॉफी देकर रुकमन सोने चली गई थी। उस सन्नाटे में घास में झींगुरों का स्वर बहुत शोर मचाता सा लगा। यति निश्चल बैठा था। उसके उड़ते हुए बालों की रेखा, उजली सी गर्दन और चौड़े कंधे। अमृता की दृष्टि अचानक ही धुंधली हो आई। यति का स्पर्श पुरुष का स्पर्श न था, एक प्रेमी का भी नहीं। सांत्वना पाने की इच्छुक आहत बिबिया का था, गिरकर रोते हुए बेम्बी का। यति, अमृता ने कहा। उसने बड़ी मृदुता से दोनों हाथों से उसका मुख उठाया। उसकी उंगलियां भीग कर रह गईं। यति रो रहा था। अमृता थरथरा कर रह गई। यति, यह क्यों? यह क्यों यति? उसकी उंगली में खारे आंसू थे, यति के आंसू। यति, तुम इतने बड़े, इतने क्षमतावान होकर ऐसा आचरण कर रहे हो? अमृता समझ नहीं रही थी कि वह क्या कह रही है। अगर बिबिया होती तो उसे पुचकार कर, चुमकार कर मना लिया जाता। अमृता की दोनों हथेलियां यति के बालों पर टिकी थीं और वह समझाते हुए उससे कुछ कहती जा रही थी। उसकी सांस गले में फंस रही थी और शरीर में बड़ी विचित्र सी बेकली समाई जा रही थी। यति थका हारा सा उठकर चल दिया। अमृता उसके पीछे पीछे द्वार तक गई
और फिर जाते हुए यति की लंबी परछाई देखती रही। अगली शाम जब यति उसे पढ़ाने आया तो दोनों में से किसी ने गत रात्रि का उल्लेख नहीं किया, पर दोनों ही एक अनुभूत संवेदना के साझीदार हो गए थे और इसी कारण एक दूसरे के पहले से अधिक निकट। अमृता के कई पत्रों के जाने के बाद मीरा लौटी। अमृता उसे लेने स्टेशन गई। मीरा गई थी बड़े गर्व से, पर लौटी वह पराजिता सी, बहुत विनीत और उदास। बिबिया अमृता से लिपट गई और टैक्सी में लौटते हुए अमृता सोचे हुए भर्त्सना के शब्दों में से कुछ भी न कह सकी। यति बड़े खोए खोए से रहे, अमृता ने कहा। मीरा चुप रही। उस रात बिबिया अमृता के पास ही सो गई और यति सदा की तरह अमृता को फ्रेंच पढ़ाने नहीं आया। वह क्लासेस के बाद ही सिनेमा चला गया और लौटा तब तक देर हो गई थी। सोई बिबिया को गोद में लेकर अमृता पहुंचाने गई। कुछ गर्मी सी होने के कारण सामने का द्वार खुला था। अंदर कमरे में मीरा के सिरहाने टेबल लैंप जल रहा था और मीरा की चारपाई पर यति बैठा था। अमृता पर्दे के पीछे ही ठिठक कर रुक गई। रोशनी बेम्बी के कोट और मीरा के मुख पर पड़ रही थी, जैसे वह चांदनी सी थी जिसमें मीरा के चेहरे का उदास सांवलापन धुलकर निखर आया था। अपने शरीर का भार बाएं हाथ पर टेक यति बैठा था और दाहिने हाथ की उंगलियों से धीरे धीरे कभी मीरा की मुलायम लटें, कभी उसका माथा, कभी होंठ छू रहा था। उफ, बिबिया कितनी भारी थी। अमृता उसे बाहों में थामे लौट आई, उसे अपनी चारपाई पर सुला दिया और स्वयं सैटी पर लेट गई। खुली खिड़की से चमकीले आसमान का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। अमृता उसी को कभी गीली कभी सूखी आंखों से ताकती अपनी जिंदगी का पैटर्न बुनती रही। अमृता तौलिए से भीगे बाल पोंछती स्नानागार से निकली। मीरा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, चंचल उत्फुल्लित। आज कॉलेज नहीं जाओगी? उसने पूछा। जाऊंगी, 4th पीरियड है, अमृता ने कहा। मीरा का उमंगता मुख उसके खोएपन को और गाढ़ा कर रहा था। कहो, मेल हो गया? उसने तौलिए को झटका देते हुए पूछा। अरे अमृता, क्या बताऊं, कल तो यति बिल्कुल। चुप भी रहो मीरा, तुम तो सारी लाज शर्म घोलकर पी गई हो। अमृता एड़ियों पर भार दे मीरा की ओर पीट कर घूम गई। ओहो, तो तुम्हें क्यों लाज लग रही है? मीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी, वही 4 बरस पुरानी हंसी। भीगे तौलिए से अपना मुख फिर पोंछ अमृता ने मुड़कर मीरा को देखा। नई दुल्हनों के चेहरे पर यही प्यार और सुहाग होता होगा। उसने हाथ फैलाकर अपनी उंगलियां देखी और फिर मुट्ठी भींच ली। तौलिया फैलाते हुए उसने कुछ घुटे से स्वर में कहा, तुम्हारी खुशी देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है मीरा, इसीलिए मैंने डैडी को पत्र लिख दिया है कि मुझे कुंवर से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं। अमृता सैटी के किनारे आकर बैठ गई। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें रह रहकर टपक जाती। पर तुम तो कुंवर को जानती भी नहीं अमृता, मजाक न करो, मीरा ने व्यग्र होकर कहा। अमृता चुप रही। उसकी दृष्टि बड़े यत्न से सजाए गए अपने कमरे पर गई और उसके अंदर कुछ टूटने सा लगा। कुंवर और तुम में क्या साम्य है? तुम इतनी संवेदनशील, कलात्मक प्रवृत्ति की और वह लोहे के कारखानों की देखभाल करने वाले। अमृता, तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूं, तभी तो अपनी जमी जमाई जिंदगी को यहां से उखाड़कर दूसरी जगह रोप रही हूं। बात यह है मीरा कि मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूं, बहुत दूर, जहां तुम्हारे चेहरे भूली सी याद बन जाएं। अमृता अपने बालों से टपकते जल बिंदुओं पर दृष्टि जमाए रही। आंखें बार बार भर आती थीं और फिर जब उसने आंखें उठाकर मीरा को देखा तो उसे बड़ा उद्विग्न सा पाया। सुबह की वह खुशी, वह उल्लास विलीन हो गया था। सहसा मीरा ने उसके कंधों पर हाथ रख दिए और अटक कर पूछा, क्या मेरी अनुपस्थिति में यति ने? अमृता के चेहरे पर जो भाव दौड़ गया उससे मीरा कुंठित होकर चुप हो आई। फिर उसने बहुत मृदुता से कहा,
मैं तुम पर या यति पर अविश्वास नहीं कर रही हूं अमृता। मुझे हमेशा से यह लगता रहा जैसे कि वह तुम्हें कुछ कुछ प्यार सा करता आया है। तुम्हारे लिए यति के मन में बड़ी टेंडरनेस है। मैं ईर्ष्यालु नहीं हूं अमृता, मैं तुमसे यह सब कहती ही नहीं, पर तुम्हारे इस आकस्मिक निश्चय से मैं ऐसी डगमगा गई और कह गई, मेरे इस प्रश्न को भूल जाओ अमृता। अमृता ने पलकें मींच ली, उंगलियों से अपने आंसू पोंछती हुई कुछ भर आए कंठ से बोली, मैं विचित्र उलझन में फंसी हुई हूं। मैं स्वयं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। झूठी झूठी, उसकी समस्त चेतना विद्रोह कर उठी। पर मीरा के चेहरे से हैरत का जाल हट गया। कौन जानता था कि हमेशा से सुस्त डैडी इस बार इतनी फुर्ती दिखाएंगे। सब बातें तय हो गईं। शादी की तारीख निकल आई, निमंत्रण पत्र बंट गए और अमृता अपने में ही डूबी रही। उसने किसी चीज में रुचि न ली। कॉटेज वह तभी छोड़कर आ गई थी और डैडी के साथ रहने लगी, क्योंकि वहां सभी प्रकार की सुविधा थी। मीरा अस्वस्थ थी और डॉक्टर ने इस बार उसे आरंभ से ही बहुत सावधान रहने की चेतावनी दे दी थी। यति कभी कभी 2-4 मिनट को आ जाता और कभी अमृता से साथ चलने के लिए आग्रह भी करता, पर अमृता नहीं गई। यति के नेत्रों की आकुलता उससे छिपी न थी। यति के पूछने पर वह क्या उत्तर देगी। वह यति को कैसे समझा सकेगी कि कुंवर से विवाह करने के मूल में कौन सी प्रेरक घटना थी। 2-3 दिन पहले यति प्रेशर कुकर दे गया था। बिबिया तुम्हें बहुत याद करती है, यति ने कहा। मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। अमृता को एकाएक लगा कि वह बिबिया की बात नहीं कर रहे हैं। यह तो मीरा की ओर से है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और दूंगा, ढूंढ रहा हूं। अमृता चुप रही। उसके जाने के बाद मम्मी और बल्ली मारा वाली मौसी आकर इस बात पर विवाद करने लगी कि बारात के आगमन के समय अमृता को कौन सा जोड़ा पहनाया जाए। मुझसे दुल्हन नहीं बना जाएगा, अमृता ने चाहा कि चीख कर कह दे, पर अपने शब्दों की अनगूंज से वह स्वयं चौंक कर रह गई। बढ़ई पेटियां बंद कर चुका था और ठक ठक की आवाज बंद थी। केवल अशोक की शाखों की एक दूसरे से रगड़ और आम के पेड़ पर के 2 तोते पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। दीवान सिंह और मनोहर ने पेटियां ले जाकर अंदर रख दी और ताला बंद कर दिया। वह पसीना पोंछते हुए आए और बड़ी सी काली चाबी उसे पकड़ा दी। तुम दोनों अब किचनर रोड चले जाओ, मैं 1 बजे तक आ जाऊंगी, अमृता ने कहा। फिर उसने कपड़े बदले और दोनों किताबें उठा लीं। उसने सोचा था कि यति की यह दोनों किताबें उसे लौटा देगी। अब इनका क्या प्रयोजन, और यति के साथ आखिरी बार चाय पिएगी। फिर किचनर रोड लौट जाएगी और अपने को कल वह अपने उन संबंधियों की दया पर छोड़ देगी। हाथ में चुपचाप मेहंदी लगवा लेगी, मुख पर चंदन बिंदु और उसके बाद फूलों के गहने भी पहन लेगी। पर आज का दिन उसका अपना, सोचने के लिए, याद करने के लिए, दुख मनाने के लिए। अमृता ने रेस्तरां में जाकर चारों ओर यति को खोजते हुए देखा। अंदर हल्का सा अंधेरा था और धूप से आने के कारण उसे सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। बैंड पर नाच की एक पॉपुलर धुन बज रही थी और सब ओर धुआं धुआं सा था। एक कोने की मेज पर से कोई उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। अमृता ने एक क्षण को समझा कि यह यति है, पर ध्यान से देखने पर पाया कि वह तो उसे जानती भी नहीं। वह जब ठीक सामने आकर खड़ा हो गया तो वह एक आघात से कांप कर रह गई। कुंवर उसे देखकर मुस्कुराया। किसी को खोज रही हैं आप? जी, बहुत पतले स्वर में अमृता ने कहा। उसने चारों ओर फिर देखा, पर यति कहीं न था। उसका असमंजस भांपकर कुंवर ने कहा, जब तक आप इंतजार करें तब तक एक प्याला चाय पी लीजिए। अमृता कुछ सोच न सकी, जाकर बैठ गई। कुंवर शायद शॉपिंग कर रहा था, क्योंकि उसके पास कुर्सी पर कई पैकेट रखे हुए थे। उसका प्याला आधा खाली था। आप कॉफी लेंगी या चाय? कुंवर ने बड़ी शिष्ट और औपचारिक रीति से पूछा।
कुंवर को मेन्यू कार्ड उठाते देख उसने कहा, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। आमने सामने बैठे होने पर भी वह कुंवर को सीधी दृष्टि से न देख सकी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, पर सामने दीवार पर स्वच्छ दर्पण का एक लंबा पैनल लगा था, जिसमें उसे आने जाने वालों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। कॉफी के छोटे छोटे घूंट भरती हुई वह दर्पण पर आंखें गड़ाए रही, पर उसकी चेतना सजग थी। कुंवर यथार्थ था, वास्तविक। देख लो, अच्छी तरह देख लो। एक छोटा सा विचार अमृता को उद्विग्न कर रहा था। अभी भी समय है, अभी भी तुम वापस जा सकती हो अपने कॉटेज में, जहां बिबिया है, बेम्बी और मीरा। कुंवर ने अचानक ही मेज पर शिथिल पड़े अमृता के हाथ को अपनी बड़ी सी हथेली में ढक लिया। आप बहुत चिंतित लग रही हैं, उसने बड़े मंद और कोमल स्वर में कहा। चौंकी अमृता की दृष्टि उसकी आंखों से टकरा गई। उसने पहली बार कुंवर को भरपूर दृष्टि से देखा। कुंवर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मुस्कान में आश्वासन और आंखों में गहरा धीरज। अमृता ने अनुभव किया कि उसके झुके हुए हाथ का स्पर्श उसे अनेक अनजाने संदेश दे रहा है। वह एक पुरुष का स्पर्श है, एक प्रेमी का भी, और वह अरुचिकर अप्रीतिकर भी नहीं। और तभी उसने सामने के दर्पण में देखा कि हाथों में एक पैकेट पकड़े यति उसे खोज रहा है। अमृता निश्चल बैठी यति के प्रतिबिंब को ताकती रही। उसने चाहा कि वह अपना हाथ खींच ले, पर उस पर ऐसी जड़ता आ गई कि वह हिलडुल भी न सकी। और यति ने उसे देख लिया। देर तक वह वहीं खड़ा रहा। दर्पण में दोनों की आंखें मिली और अमृता ने अपना हाथ खींच कॉफी का प्याला होठों से लगा लिया। यति मुड़ा और बाहर चला गया। अमृता दर्पण को देखती रही और कुंवर मौन बैठा उसे देखता रहा। अमृता ने एक लंबी सांस ली। अब चलो, डैडी लंच पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कुंवर ने बिल चुकाकर अपने पैकेट उठा लिए। अमृता उठ खड़ी हुई। बैंड बंद हो गया था और चारों ओर बातचीत का हल्का सा रव उठ रहा था। यह पैकेट आपका है? कुंवर दोनों किताबों को उठाकर पूछ रहा था। नहीं, अमृता ने कहा और कुंवर के साथ बाहर निकल आई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।